बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आज जो है ना, आपका अगर आप स्पेसिफ़िक रिलीफ़ को मुश्किल समझते हैं ना, तो आपको तकरीबन करके मोस्ट ऑफ़ द स्पेसिफ़िक रिलीफ़ जो है ना समझ में आ जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ईज़िली तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आप खुद सोचेंगे कि यार मैं इसको इतना मुश्किल समझता था, ये तो इतनी आसान सी चीज़ थी। तो शुरू करते हैं। आपको बहुत ईज़िली वे में समझाता हूँ, ठीक है। देखें, स्पेसिफ़िक रिलीफ़ या इक्विटेबल रेमेडी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इक्विटेबल मीन्स मसावत या बराबरी। देखिए हमारे जो नॉर्मल सब्सटेंटिव लॉ होते हैं ना, वो आम तौर पर रेमेडीज़ प्रोवाइड करते हैं अक्सर चीज़ों की, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हमारा, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर कोई पार्टी किसी वजह से अपने ए और बी फॉर एग्ज़ाम्पल दो पार्टीज़ हैं, ठीक है। अगर एक पार्टी ब्रीच करती है तो आप सूट फाइल कर सकते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, तो आपको उसमें बदले डैमेजेस मिलेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक घर का सौदा हुआ ए और बी के दरमियान, ठीक है। ए सेल कर रहा है और बी परचेस कर रहा है। ए अगर बी ने, बायर ने ए को एडवांस दिया, ठीक है, और ए अब सेलर जो है ना मुकर जाता है, तो ए को जो है ना वो एडवांस वापस करना पड़ेगा, प्लस उसको डैमेजेस भी देने पड़ेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली जो है एडवांस डबल करके वापस करना पड़ेगा, ठीक है, इसका जुर्माना, कि उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मौके ऐसे होते हैं जहाँ पे डैमेजेस, नुकसान पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर एक प्लॉट है, उसका सौदा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो प्लॉट है सुपर हाईवे के ऊपर, ठीक है। प्लॉट था, सौदा हुआ 1 करोड़ रुपए का, और ऐसा हुआ कि 3 महीने के बाद उसको कब्ज़ा देना था। एडवांस हो गया 3 करोड़ में से 30 लाख रुपए, 10% एडवांस दे दिया। अब ये था कि 3 महीने में फुल पेमेंट हो जाएगी और कब्ज़ा भी जो ए है यानी कि सेलर है वो बी को दे देगा। अब 3 महीने में ऐसा हुआ कि हाईवे को मोटरवे डिक्लेयर कर दिया गया, प्लस ये हुआ कि वहाँ पे जो है ना उस प्लॉट के पास ही बहरिया टाउन आ गया, ठीक है। और उससे थोड़ा सा आगे जाके DH सिटी आ गया, उससे थोड़ा सा आगे जाके कमांडर सिटी आ गया। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मोटरवे पे लॉन्च हो गए। तो क्या हुआ कि वो जो प्लॉट 1 करोड़ रुपए का था वो हो गया 10 करोड़ रुपए का, सही है। उसकी वैल्यू शूट कर गई 3 महीने में। अब जो सेलर था ए, उसके जहन में लालच आ गया कि यार मैं इसको 1 करोड़ में सेल कर रहा था, ये 10 करोड़ का हो गया, मैं इसको 30 लाख में, जो इसने एडवांस लिया हुआ है वो मुकर जाता है और कहता है भाई अपने पैसे वापसी लो, मैं तुम्हें प्लॉट नहीं बेच रहा। तो अब जो बायर था बी, वो कोर्ट जाता, ठीक है ना। तो कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा उसे डैमेजेस दिलवा देती, कहती भाई तुम 30 लाख रुपए बिलफर्ज ये हैं, ले लो वापसी, और 30 लाख तुम्हें और दिलवा देते हैं, 60 लाख। लेकिन इस 60 लाख रुपए लेने के बावजूद क्या उसका नुकसान पूरा होता बायर का? कभी भी नहीं होता, क्योंकि उसकी तो 1 करोड़ की चीज़ 10 करोड़ की हो गई थी। वो तो बाकी 70 लाख रुपए देकर अपना प्लॉट लेने के चक्कर में था। लेकिन अब इस वजह से ज़रूरत पड़ी कि कोई ऐसा ऐसा लॉ हो, कोई ऐसी रेमेडी हो जिससे उसको कंपेल किया जाए, पार्टीज़ को मजबूर किया जाए कि जो तुमने वादा किया उसे पूरा करो। या फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के प्लॉट पे किसी ने कब्ज़ा कर लिया, ठीक है ना, और वो वहाँ पे तामीर करना शुरू हो गया गवर्नमेंट प्लॉट पे, किसी के भी प्लॉट पे। अब वो जब कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो अगर सामने वाली पार्टी जिसकी चीज़ है वो कोर्ट जाएगी, तो वो कहेगी यार तुम्हें डैमेजेस दिलवा देते हैं, तो उसका डैमेजेस लेने से उसकी चीज़ तो चली गई ना, उससे नुकसान तो पूरा नहीं होगा। तो ऐसी कोई रेमेडी होती जो सामने वाले को उस चीज़ के करने से रोक देती, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो इस वजह से स्पेसिफिक रिलीफ या लॉ ऑफ इक्विटी की ज़रूरत पेश आई। तो जो ऑब्जेक्टिव है स्पेसिफिक रिलीफ का, वो ये है, अश्योर करता है कि जब अगर कहीं कोई रॉन्ग हो रहा होगा तो वहाँ पर उसकी रेमेडी भी ज़रूर होगी, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव, it is pertinent to mention that objective of specific relief act is to assure that there must be a remedy whenever there is a wrong, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देख लें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की या स्पेसिफिक रिलीफ की। डेफिनेशन ये है कि
इट इज़ अ काइंड ऑफ रिलीफ in which a party is compelled to do some act or refrained from doing some act। किसी दूसरे एक पार्टी को मजबूर किया जाए कुछ करने के लिए या उसे रोका जाए कुछ करने से। तो इसकी बहुत इजी दो एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। टू एग्जांपल्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। क्या है? एक है इंजंक्शन। इंजंक्शन कहते हैं स्टॉप टू स्टॉप, ठीक है ना। इंजंक्शन मीन्स टू स्टॉप या टू स्टे ऑर्डर जिसको बोलते हैं ना। कोई कहीं पे कोई काम हो रहा है उसको स्टॉप करा दिया, स्टे ऑर्डर ले लिया। ये और दूसरी चीज़ है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसको समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बशीर जो है वो अहमद की ज़मीन पर उसकी अहमद की रज़ामंदी के बग़ैर कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है, ठीक है। अब अहमद क्या करेगा? अहमद जो है ना वो सूट फाइल करेगा बशीर के ख़िलाफ़ कि सर जज साहब बशीर को रोका जाए, ये प्लॉट मेरा है, ये इस पे जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है ये गैर कानूनी कर रहा है और ये गैर अखलाक़ी कर रहा है। तो इस पे जो इंजंक्शन देगा कोर्ट अहमद को वो है इंजंक्शन ऑर्डर। इंजंक्शन ऑर्डर दो किस्म की होती हैं, ठीक है। एक होती है टेम्पररी इंजंक्शन और एक होती है परपेचुअल इंजंक्शन। इसके अलावा जो आप स्पेसिफिक रिलीफ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि फॉर एग्जांपल बशीर ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया अहमद को कि अपना घर बेच रहा है वो, ठीक है ना। बशीर बेच रहा है, अहमद ख़रीद रहा है। अब अहमद ने 10 लाख रुपए का सौदा हो गया, ठीक है ना। तो उसने अहमद ने पेमेंट कर दी, लेकिन बशीर जो है ना पेमेंट लेके मुकर जाता है कि मैं तुम्हारे नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करवा रहा। अब अहमद क्या कर सकता है? अहमद ये कर सकता है कि वो एक सूट फाइल करे बशीर के ख़िलाफ़ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, जिसमें कोर्ट और बशीर को ऑर्डर देगी कि होशियार नहीं बनो, तुमने पेमेंट ले ली है, ठीक है ना। अब सीधी शराफत से जो है ट्रांसफ़र कराओ अहमद के नाम पे जैसा तुमने वादा किया है, ठीक है ना। तो इस किस्म को जो है कहेंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसके अलावा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अलावा अहमद जो है वो एक काम और भी कर सकता है। वो ये कर सकता है कि वो बशीर के ख़िलाफ़ यानी कि बायर जो है सेलर के ख़िलाफ़ मुकदमा कर सकता है, चीटिंग का भी कर सकता है कि सर इसने मुझसे पेमेंट ले ली है लेकिन इसके बावजूद ये घर मेरे नाम पर ट्रांसफ़र नहीं करा रहा। इसके साथ साथ वो डैमेजेस के लिए भी फ़ाइल कर सकता है कि सर ये मुझे परेशान कर रहा है, ठीक है ना। 3 काम हो सकते हैं। सबसे पहले तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी कर सकता है कि क्योंकि उसका ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि उसके नाम पे घर हो जाए। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि वो उसके ख़िलाफ़ चीटिंग का मुकदमा कर सकता है। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, वो उसके लिए डैमेजेस के लिए भी फ़ाइल कर सकता है कि सर इसने मुझे परेशान किया है, मुझे इस पे जुर्माना, इस पे डैमेजेस दिलाए जाएँ। तीनों काम हो सकते हैं इसके ऊपर। अच्छा, कुछ इस पॉइंट्स भी हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनसे आपको और समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव रिलीफ क्या होता है, स्पेसिफिक रिलीफ कब ग्रांट किया जाता है, कोर्ट की ज़िम्मेदारी क्या हो जाती है, ठीक है ना। तो इसमें यह होगा कि जब कोई प्लेंटिफ कहते हैं जिसने इस्तदा की है, जिसने रिक्वेस्ट की है, मेक्स अ प्रेयर फॉर इट इन हिज हर सूट, हाउ एवर स्पेसिफिक रिलीफ कैन ऑल्सो बी ग्रांटेड विदाउट प्रेयर वैन सच रिलीफ मेरिट्स टू बी ग्रांटेड। ज़्यादातर जो है स्पेसिफिक रिलीफ जब भी ग्रांट होगा जब आपने मुकदमा किया है, लेकिन बाज़ केसेस के अंदर बग़ैर मुकदमे के, बग़ैर रिक्वेस्ट के भी ग्रांट किया जा सकता है। और ये डिस्क्रिशनरी है, कोर्ट की सवाबदीद पर है। कोर्ट देखेगा कि ज़्यादा बेहतर क्या है, स्पेसिफिक रिलीफ देना या डैमेजेस देना। अगर स्पेसिफिक रिलीफ देना बनता होगा तो वो कोर्ट स्पेसिफिक रिलीफ देगी, नहीं बनता होगा, अगर कोर्ट को मुनासिब नहीं लगेगा तो ये कोर्ट नहीं देगी, क्योंकि ये राइट नहीं है केस करने वाले का। ये डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अच्छा, जब प्रेयर लगा दिए कोर्ट में, तो अगर उसके केस के मेरिट्स बनते हैं तो फिर कोर्ट के ऊपर लाजमी हो जाता है देना, वरना डिस्क्रिशन है। पीनल लॉ में के लिए ये इन्फोर्समेंट नहीं हो सकती इसकी, ठीक है। अच्छा, अब मेन पॉइंट आ जाते हैं। मेन पॉइंट्स क्या है कि स्पेसिफिक रिलीफ कैसे दिए जाते हैं। देखिए, 2 एग्जांपल्स तो मैंने आपको दे दिए ना। एक दी है कि इसमें इंजंक्शन लगा दी जाती है, किसी काम को स्टॉप करवा दिया जाता है, या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराई जाती है कि भाई जो तुमने वादा किया है वो पूरा करो,
तीसरी चीज़ इसके अंदर ये हो सकती है कि रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखें, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं? रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसको कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया है, कर लिया है पार्टीज़ ने आपस में, या हाँ, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट समझ लेते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो या इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है ना। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? किसी ने किसी के साथ घर का सौदा किया कि भाई तुम अपना मुझे घर बेचो, और गन पॉइंट पर सौदा किया कि साइन करो इस पर। ए ने बी पे गन रख दी है कि भाई साइन करो, घर बेचो मुझे अपना, वरना वो घर नहीं बेच रहा था अपना। तो अब जो है ना, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। इसमें जो एग्रीव पार्टी है वो कोर्ट जाएगी और इसको वॉइड करा सकती है कि सर ये मुझ पे इसने गन तानी थी, मुझे डराया धमकाया था, इस वजह से मैंने साइन किया, वरना मैं कभी भी साइन नहीं करता, मैं अपना घर नहीं बेचना चाहता। तो इस ऐसी सूरत में जो कोर्ट को जो है ना वो रेसिस कर देगी, रिसाइन कर देगी कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट, ठीक है। या फिर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो, मिसाल के तौर पर दो डकैत आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम बैंक लूटते हैं, ठीक है ना, और बैंक लूटने के बाद हम जो है ना ये जो डकैती होगी उसमें आधा आधा कर लेंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है, वॉइड है। तो ये अगर ऐसी सूरत में आपस में इनका बैंक लूटने के बाद झगड़ा हो जाए डकैतों का, तो वो कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। कोर्ट जाएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, बल्कि उनको सज़ा भी होगी कि आपने ये किस किस्म का गैर कानूनी कॉन्ट्रैक्ट किया है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे होती है कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है ना, कि जो वादा किया है वो पूरा करो। डिक्लेरेशन ऑफ राइट समझ लें। डिक्लेरेशन ऑफ राइट क्या होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कोई राइट है, ठीक है ना, और उसको मैं वो आम पब्लिक में वो डिक्लेयर्ड नहीं है, डिटरमिन नहीं है, तो मैं उसको कोर्ट से राइट को डिक्लेयर करवा सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसमें भी जो है ना, ये कोई अगर फॉर एग्जांपल रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसके अंदर जैसे अभी ये घर की मिसाल दी थी कि एक सौदा हो रहा है घर का 1 करोड़ रुपए में, ठीक है। अब उस 1 करोड़ रुपए की जगह पे गलती से 1 ज़ीरो कम हो गया, वो लिख दिया गया 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए लिख दिया। अब जो है ना कोर्ट में मामला चला गया, तो बायर फैल गया कि भाई कोर्ट उसमें एग्रीमेंट में तो कॉन्ट्रैक्ट में तो 10 लाख रुपए लिखा हुआ है, देख लो तुम ज़ीरो गिन लो, तो मैं तो तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, 1 करोड़ रुपए नहीं दूंगा। तो इस सूरत में ये रेक्टिफिकेशन हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट की, इंस्ट्रूमेंट की कोर्ट से, कि इसमें ये एविडेंस दिया जाएगा कि सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 1 करोड़ रुपए का था, ये 10 लाख रुपए का नहीं था, ये 1 ज़ीरो गलती से रह गया। या फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो घर था वो 1,000 स्क्वायर यार्ड का था, उसमें से 1 ज़ीरो ऐड हो गया, 10,000 स्क्वायर यार्ड जगह हो गई, ठीक है ना, प्लॉट 10,000 स्क्वायर यार्ड। अब तो वो नहीं हो सकता, इतना बड़ा प्लॉट तो नहीं बेचेगा वो 1 करोड़ रुपए का। तो वो ये कोर्ट में इस रेक्टिफिकेशन हो सकती है कि सर ये 1 ज़ीरो गलती से लग गया है, ये बेसिकली 1,000 स्क्वायर यार्ड है, 1,000 स्क्वायर यार्ड है। इसको कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी हो सकती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो या वॉइड हो, दोनों सूरतों में, जैसे मैंने अभी ऊपर एग्जांपल दी ना कि वॉइडेबल रेसाइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है ना, ये रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट तकरीबन मिलती जुलती चीज़ें हैं, सेम चीज़ें ही हैं। तो इसके अंदर भी वही सेम चीज़ है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो, किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती से डरा धमका कर या चीटिंग करके जो है ना कोई उसके अंदर हो, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इंस्ट्रूमेंट के अंदर, उसे वो कैंसिल करा सकते हैं। या फिर वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो, वही मैंने डकैतों वाली मिसाल दी कि कोई वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो, वो भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो कैंसिल हो सकता है। इसके अलावा अच्छा फ़र्क ये है कि ये कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट क्या कहेंगे कि इसकी क्या मिसाल होगी? इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जांपल आपका चेक है, ठीक है ना, चेक इंस्ट्रूमेंट है, और हर इंस्ट्रूमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है, और लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। इंजंक्शन की कैसे मिसाल दी मैंने? इंजंक्शन की भी मिसाल दी पहले आपको कि टू स्टे ऑर्डर, टू स्टॉप, ठीक है ना। कोई काम कर रहा है, किसी ने कोई प्लॉट पे जो है ना किसी की गैर कानूनी तामीर कर रहा है,
वो उसको रुकवा सकता है, ठीक है। या फिर एक पार्टी का दूसरी पार्टी से सौदा हो गया है एक हाउस का, लेकिन वो एडवांस लेने के और कॉन्ट्रैक्ट करने के बावजूद दूसरी पार्टी आ जाती है जो उसको ज़्यादा पैसे दे रही है, 1 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ दे रही है, ठीक है। अब वो कहता है कि मैं पिछले वाले को रोक नहीं देता, दूसरे वाले को देता हूँ जो मुझे ज़्यादा पैसे दे रहा है घर के या प्लॉट के। इस सूरत में अगर पहली पार्टी को पता चल जाए, पहले बायर को पता चल जाए, तो वो कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर लेगा, स्टॉप करवा देगा कि सर ये तो मेरा सौदा इससे पहले ही हो रहा है, ये गैर कानूनी काम कर रहा है, ये घर मेरा है, मुझे बेचना है इसने, जबकि ये दूसरी पार्टी को बेच रहा है। या इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि एक आपके स्कूल में या आपके यूनिवर्सिटी में फंक्शन आपने रखा 23 मार्च को या 14 अगस्त को, ठीक है ना, और किसी सिंगर को बुलाया। फॉर एग्जांपल आपने अली अज़मत को बुला लिया, ठीक है। अली अज़मत को आपने कहा कि भाई आप हमारे यूनिवर्सिटी में आए, और उसने कहा मैं आऊँगा, उस गाने गाऊँगा, 1 लाख रुपए लूँगा। लेकिन आपको पता चलता है 12 अगस्त को आपको पता चल जाता है कि भाई ये बंदा तो USA जा रहा है, कनाडा जा रहा है किसी फॉरेन ट्रिप के ऊपर। तो जब वो चला जाएगा तो आपकी यूनिवर्सिटी का क्या होगा? तो इस सूरत में आप उसको या तो रोक सकते हैं, स्टॉप करवा सकते हैं कि सर ये इसका हमसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, ये आके गाना गाए, ये बाहर नहीं जा सकता। हाँ, अब कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट उसकी मजबूरी सुनेगी, सिंगर की मजबूरी सुनेगी कि अगर तो उसके लिए वैलिड रीज़न होगा, उसके लिए बाहर जाना होगा कि फॉर एग्जांपल कि किसी बड़े फंक्शन में जा रहा है जिसमें वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, मुल्क का नाम रोशन होगा, तो फिर कोर्ट उसको हो सकता है कि वो कहे कि आप जो है ना उसको डैमेजेस दे दें जो इसने अब यूनिवर्सिटी वालों को। लेकिन यूनिवर्सिटी के पास राइट है वो कि इंजंक्शन ले सकता है, उसे रुकवा सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर ये है कि फॉर एग्जांपल ए और बी 2 पार्टीज़ हैं, ठीक है। इनके आपस में कुछ लेन देन के मामला हैं, इनका आपस में बिजनेस पार्टनर्स हैं। लेकिन बी जो है ना वो लेन देन में ठीक नहीं है, वो ए के पैसे अक्सर रोक लेता है या खा जाता है। अब ए को पता चलता है कि बी की सदर में एक बड़ी शॉप रेंट पे गई हुई है, तो ए बी के ख़िलाफ़ मुकदमा करेगा कि सर ये मुझे जो ना मेरे पैसे नहीं दे रहा। आप एक काम करें, जज साहब को कहेगा कि सर इसकी फ़लाँ फ़लाँ सदर में एक शॉप है, आप एक रिसीवर अपॉइंट कर दें, उसका रेंट जो है ना आप रिसीवर से जमा करवाएं और उसको कोर्ट के अकाउंट में जमा करवा दें। जब हमारा फ़ैसला हो जाए ना कि अगर साबित हो जाए कि बी ने मेरे पैसे देने हैं, ठीक है, पैसे देने हैं, तो जो मेरा राइट है आप मुझे उस रेंट में से दे दीजिएगा, और अगर मैं साबित नहीं हो सके तो फिर इसके पैसे इसको वापसी दे दीजिएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। अच्छा, रिकवरी ऑफ पोजीशन। फॉर एग्जांपल किसी ने किसी की प्रॉपर्टी में नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया है, जैसे किराएदार ने कब्ज़ा कर लिया है, किसी और बंदे ने कब्ज़ा कर लिया है, तो उसका पोजीशन उससे वापस लेना, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपको मैंने काफ़ी एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। डिलीवरी ऑफ पोजेसन भी इसके अंदर आ जाता है, ठीक है ना, कि किसी ने किसी चीज़ का सौदा हो गया, जैसे वो अभी ऊपर मैंने प्लॉट वाली मिसाल दी कि सौदा हो गया, उसने पेमेंट ले ली, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है ना उसके नाम पे ट्रांसफ़र करवा रहा है, ना उसको कब्ज़ा दे रहा है, तो इसमें भी जो है डिलीवरी ऑफ पोजेसन भी ली जा सकती है। ये एक भी इसके अंदर एक पॉइंट है। तो काफ़ी मैंने ईज़ी वे में समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको तकरीबन करके जो है ना स्पेसिफ़िक रिलीफ इसके अंदर कवर हो गया है। मोस्ट ऑफ़ दी स्पेसिफ़िक रिलीफ मैंने इसके अंदर कवर कर दिया है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये नॉलेज दूसरों के साथ शेयर भी करें। कोई क्वेरी हो, कोई बात हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।